बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक वर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 4.2 इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिर क्वेश्चन वही है कि आपने रिजॉल्व करना है इन फ्रैक्शंस को मज़ीद छोटी छोटी पार्शियल फ्रैक्शंस में जितना भी आप उसकी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। और प्रोसीजर हमने एक्सरसाइज 4.1 में ऑलमोस्ट सारा सीख लिया है। यहाँ पे नया क्या है? नया सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज 4.1 में उसने जो जो फैक्टर्स दिए हुए थे वो सारे लीनियर थे। लीनियर से मुराद मेरी ये है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे थे, जैसा कि देखें इस वक्त डिनोमिनेटर में एक एक्स है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखें आप एक्स की है, इस एक्स की पावर 1 है, इस एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का केस आ गया, लीनियर नहीं है। वहाँ पे क्या होता था, सारे एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इस टाइप का आ जाएगा। जहाँ कहीं भी स्क्वायर आ रहा था वो किसी फार्मूला की वजह से आ रहा था, क्वाड्रेटिक की वजह से नहीं आ रहा था। उसको दोबारा से मैनिपुलेट किया और हमने चेक भी किया कि जब दोबारा से आप फैक्टराइज़ करते हैं फार्मूला खोल के दोबारा से, तो कहीं ना कहीं वो रिपीटेड केस बन रहा होता है। अलबत्ता होता वो लीनियर ही है, कहीं ना कहीं आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये सारे क्वाड्रेटिक के केसेस होंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ ये नोट करना है कि आपको जो फैक्टर्स दिए जाएंगे वो क्वाड्रेटिक होंगे, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल वही है। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दी जाए और उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे पहले उसको चेक करें कि कहीं फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो नहीं दी गई। इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि कहीं न्यूमिरेटर में डिग्री ज़्यादा तो नहीं है डिनोमिनेटर से। इस वक्त देखें एक्स की पावर न्यूमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, ज़ीरो है, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो डिग्री न्यूमिनेटर की कम है डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर आ जाए, यानी डिग्री ज़्यादा आ जाए न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से, या दोनों की डिग्रीज़ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज़ बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले उसको हमने प्रॉपर करना है बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक है, सिंपल डिवीजन वो हमने लास्ट 4.1 एक्सरसाइज में मैं रिकॉल कर भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा हुआ था कि हमने देखा कि न्यूमिनेटर की डिग्री 2 आ रही थी और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 आ गई, बराबर आ गई, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई थी, इसलिए हमने इसको डिवाइड करके पहले प्रॉपर बनाया था, फिर हमने इसको रिजॉल्व किया था। एनीवेज़, इसमें हम सबसे पहला काम वही चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर तो नहीं है जनाब। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट ये चेक कीजिए कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे हैं वो कहीं फार्मूला तो कोई नहीं आ रहा। अगर कोई फार्मूला आ रहा है तो पहले उसको ओपन कीजिए और फिर देखें कि नॉन रिपीटेड केस है या रिपीटेड, और फिर उसके हिसाब से हमने ABC कंसिडर करना है। अब क्वेश्चन है आपके पास 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने कहा कि इम्प्रॉपर तो हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये देखें कि कहीं ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। अगर तो ये फार्मूला नहीं बन रहा, A² प्लस B, ये तो कोई फार्मूला के केस नहीं है, या B² मैं इसको बनाना चाहूँ तो भी ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो बस ठीक है, इसका मतलब है कि इसी तरह से फैक्टराइज्ड फॉर्म रहेगी। अब देखें इनकी पावर, होल पावर्स जो है वो कहीं रिपीटेड केस तो नहीं आ रहा, कोई पावर 2 पावर 3 तो नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक का केस ज़रूर है, लेकिन ये नॉन रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रिपीट करती हूँ, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराइए और फिर सेकंड फैक्टर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसके लिए दूसरा कांस्टेंट ऊपर इंट्रोड्यूस कराइए। लेकिन चूँकि ये क्वाड्रेटिक का केस है तो इसके लिए कैसे, ये लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर 1 है, इसको सिंपली ABCD, ठीक है, जो भी आप सपोज़ करते हैं हो जाएगा। जबकि जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर होगा उसके लिए आपने लेना है, अब A ले चुकी हूँ ना, मैं B से स्टार्ट करूँगी, BX प्लस C। अगर A ना लिया होता तो मैं यहाँ पे लेती AX प्लस B। ठीक है, AB हो चुके हैं, फिर यूँ लिखेंगे CX प्लस D, CD हो चुके हैं EX प्लस F। इस तरह से आपने इसको कंसिडर करना है। और ये ऐसा कब होगा, ऐसा क्वाड्रेटिक के न्यूमिरेटर में करना है, जबकि लीनियर वाले फैक्टर के न्यूमिरेटर में बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में जैसे आपने 4.1 में सीखा, सिंपल ABCD जो भी आप सपोज़ करना चाहें कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पे स्टॉप कर दें, क्योंकि लास्ट में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसका नाम होना चाहिए। और फिर प्रोसीजर बिल्कुल वही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इसमें नया क्या था, इसमें सिर्फ ये क्वाड्रेटिक की एक बात आपने याद रखनी है, और दूसरा ये कि क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर के ऊपर आपने कांस्टेंट को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें नया। मल्टीप्लाइंग दिस डिनोमिनेटर मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स।
जब लेफ़्ट हैंड साइड पे ये सब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह जाएगा, इक्वल टू जब फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ ये सब मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा हमारे पास सिर्फ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस जब सेकंड वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जबकि x रह जाएगा और वो bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से चलते थे और फिर आप क्या करते थे कि आप डिनोमिनेटर्स को सपोज़ कर लेते थे। रफ़ वर्क में मैंने कहा था कि आप सेट करने के लिए एक x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो x की ऐसी ही वैल्यू आ गई। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें -1 और ये देख लें क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक इमेजिनरी रूट आ जाएगा तो इसको आप रहने दें और सिर्फ आप x इज़ इक्वल टू 0 को सेट कर लें। और फिर इसके लिए क्या करेंगे वो आपको याद होना चाहिए कि जब हम पुट मज़ीद नहीं कुछ कर सकते, x की वैल्यूज़ को सेट नहीं कर सकते, तो फिर हम इस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 मैं नाम दे देती हूँ, इसको फिर हम सॉल्व करते थे। बिल्कुल सारे स्टेप्स वही हैं। ठीक है, सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 तो पुट कर सकते हैं, मैं इसको पुट करती हूँ इन अबव इक्वेशन कह दें या इक्वेशन नंबर 2 कह दें, जैसे भी अगर आपने नाम दे दिया तो इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ x था उसको 0 पुट कर लिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट को लार्ज में चेंज कर लिया क्योंकि मैंने अंदर ही b के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने 0 पुट किया। स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होगी इसलिए मैंने बाहर 0 लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर ली। ये 0 जब इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म को वैनिश कर देगा। 0 का स्क्वायर होता है 0, सो दिस इज़ a इंटू 0 प्लस 1, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इज़ 1 and 1 is equal to a into 1 is a, और by the help of reflexive property we can say that a is equal to 1। a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास b और c रहते थे और मैंने आपको बता दिया था कि सेट नहीं हो रही, मज़ीद कोई वैल्यू इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, इसके लिए बेहतर है कि आप सॉल्व कर दें। अब सॉल्व क्या करना है, वही इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने आपको कहा था कि नाम दे देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 मैं पहले लिख लेती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। जी ये इक्वेशन मैंने लिख लिया और इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। दिस इज़ ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस a इंटू 1 इज़ a प्लस x इंटू बी एक्स इज़ बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस c इंटू एक्स इज़ सी एक्स। सी और b और a मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये कोफिशेंट्स हैं इसलिए x से पहले आने ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने कंपेयर करना शुरू कर देना है। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि मज़ीद क्या करना है वो मज़ीद वीडियो मत देखें, स्किप करें और ख़ुद से सॉल्व करना शुरू कर दें। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ, सबसे पहले ज़्यादा पावर क्या है, x की 2 है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशेंट नहीं है इसलिए इसको 0 कंसिडर करेंगे। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है जनाब एक a और दूसरा है प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा एंड बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट b इज़ इक्वल टू -1। a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और b की भी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अच्छा फिर कंपेयर करते हैं दोबारा से। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को हमने कंपेयर किया, अब मैं x के कोफिशेंट्स को कंपेयर करती हूँ। इस इक्वेशन के x का कोफिशेंट लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है तो 0 कंसिडर कीजिए। x का कोफिशेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ c आ रहा है, इसका मतलब है c की वैल्यू आ गई है 0 और बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यू कैन से दैट c इज़ इक्वल टू 0। नाउ वी गॉट ऑल द वैल्यूज़ a, b एंड c एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें a, b और c की जगह मैंने छोड़ दिया। अब मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ। a की वैल्यू हमारे पास आई है जनाब 1, इसलिए ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x। b की वैल्यू आ गई है -1, सो -1 इंटू एक्स और c जो है वो 0 आ गया। ठीक है, अब इसको सही फॉर्म लिखते हैं, 0 को इग्नोर करते हैं और ये -x रह जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 and finally
दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, इसको हमने पार्शियली डिवाइड कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा हुआ है कि x² + 3x + 1 होल डिवाइडेड बाई दिस वन। अब देखिए मैंने आपसे वही बात फिर करूँगी, कहा था कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो नहीं है। इम्प्रॉपर का क्या तरीका है, न्यूमरेटर की डिग्री कि डिनोमिनेटर की डिग्री के साथ मैच तो नहीं कर रही, दोनों इक्वल तो नहीं आ रही, या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा तो नहीं आ रही। इस वक्त न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसकी डिग्री 2 हो गई। डिनोमिनेटर में x को x² के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x³ बनेगा। न्यूमरेटर में x² था, डिनोमिनेटर में x³। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 आ रही है, x³ यानी पावर 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम ही है, इसे प्रॉपर है, आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आ जाइए कहीं जो जिसको हम क्वाड्रेटिक समझ रहे हैं वो कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। दिस इज़ x² + 3, ये क्वाड्रेटिक जो है वो पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, जब फार्मूला नहीं है तो बस ठीक है, इसका मतलब है ये सही सही फैक्टराइज्ड फॉर्म है, बस इसको इसी तरीके से आगे चलाएंगे और ABC जो भी आपने कंसिडर करना है उसको सपोज कर लेंगे। ये जनाब मैंने अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए एक फैक्टर है x - 1 और दूसरा फैक्टर है, कोशिश किया करें लीनियर वाला फैक्टर पहले ही लिखा जाए, अगर तरतीब आगे पीछे है भी ना तो आप खुद से उसको ठीक कर लिया करें। और क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर, इससे गलती नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी आसानी हो जाती है लीनियर वाला फैक्टर पहले आ जाने से। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि जो लीनियर फैक्टर होगा उसके ऊपर तो आपने नॉर्मली जैसे A, B और C आपने सपोज करना है वैसे ही सपोज करेंगे, जबकि क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर में आप क्या करेंगे, इस टाइप का आपने सपोज करना है, bx + c, cx + d, dx + e, इस टाइप का। A चूँकि मैं लेट कर चुकी थी इसलिए यहाँ पे B और C, एंड नेम दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर वही बात, डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लूँगी कि मल्टीप्लाइंग this denominator means x - 1 into x² + 3 on both sides। लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x² + 3x + 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जबकि a के साथ सिर्फ x² + 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस अब जब सेकेंड फ्रैक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3 कैंसिल हो जाएगा, जबकि x - 1 रह जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कहते हैं जी bx + c मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 के साथ और बस बात ख़त्म कर देते हैं। जनाब ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स ज़रूरी हैं, ब्रैकेट्स के बगैर यूँ लगेगा कि bx अलग से है एक टर्म और c सिर्फ इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब टोटली चेंज्ड है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ये जो टिप्स मैं बताया करूँ इसको ज़रूर गौर से सुना करें और उन पर गौर किया करें। जैसे माइनस के साइन को स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे ब्रैकेट्स को इग्नोर कर दिया जाता है और फिर ढूंढते रह जाते हैं कि गलती कहाँ थी जी, हमारा आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। x² + 3x + 1 इज़ इक्वल टू अच्छा, मैंने इसको सेट करना है, वैल्यूज़ आप सेट करके देख लें रफ़ वर्क में। एक x - 1 इज़ इक्वल टू 0 कर लेते हैं रफ़ वर्क में। x - 1 इज़ इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, x की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब है हम 1 को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से x² + 3 को देख लें, x² + 3 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 बनेगा, और फिर ये नेगेटिव के साथ जो है वो स्क्वायर रूट आने से ये गलत हो जाएगा, आपके पास एक इमेजनरी फैक्टर आ जाएगा, इसलिए इसको रहने दें, आप सिर्फ x को 1 लेट कर लें, सेट कर लें। अच्छा, मैं तो ये सॉल्विंग शुरू करने वाली थी लेकिन x को 1 सेट किया जा सकता है, सो आई विल से पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन, या अगर नाम दे भी दिया तो इक्वेशन नंबर 2 भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ वहाँ पे 1 को सेट करती हूँ। 1² + 3 × 1 + 1 इज़ इक्वल टू a × 1² + 3 प्लस b × 1 + c। अब इसके ऊपर फुल ब्रैकेट थी, अंदर मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं इसको लार्ज ब्रैकेट कहूँगी, एंड दिस इज़ 1 - 1। ठीक है, अच्छा 1 - 1 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी फैक्टर, आंसर इज़ 0। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी, जबकि यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 + 3 × 1 इज़ 3 + 1 इज़ इक्वल टू a × 1 का स्क्वायर, पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ ओनली 1 + 3, 1 + 3 + 1 is 5 equal to a × 3 + 1 is 4
and isolating a, this is equal to 5/4, and by the help of reflexive property we can say that a is equal to 5/4. a की वैल्यू आ गई हमें x को 1 सेट कर देने से, ठीक है। अब क्या है कि अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेट मज़ीद नहीं की जा सकती टर्म्स, तो x को कुछ मज़ीद सेट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं लिखूँगी कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास, यहाँ पे ये है जनाब आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं पहले अपने पास दोबारा से नोट कर लेती हूँ ताकि हमारे पास आसानी रहे। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यानी कि ब्रैकेट्स जितनी मुमकिन हो मैं ओपन करती हूँ ताकि कंपेयर किया जा सके कोफिशेंट्स को। a इंटू एक्स स्क्वायर इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इज़ 3a प्लस बी एक्स प्लस सी है। इस पूरे ने मल्टीप्लाई होना है, पहले बी एक्स मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, फिर c मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस b इंटू एक्स इंटू एक्स इज़ बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ठीक है। ये सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट। अब क्या करना है आपने, अब आप इसको कंपेयर कीजिए इसके कोफिशिएंट्स को, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले। अच्छा, उमूमन ऐसे भी होता है कि मैं अलग अलग से हर स्टेटमेंट लिख रही हूँ ना, कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रही हूँ, फिर लिखती हूँ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, फिर एक्स के कोफिशिएंट्स को, फिर कांस्टेंट, और इस तरह से। आपने देखा होगा कहीं कहीं टीचर्स ये भी बता रहे होते हैं, या फिर किसी की बुक में अगर आपका पाला पड़े तो आपने देखा होगा कि एक ही दफ़ा लिखा होता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स बस, और फिर एक्स स्क्वायर को भी, एक्स को भी, और जितने को, वो सारी इक्वेशंस को एक इकट्ठा ही नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको आसानी लगती है, बार बार लिखना मुश्किल लगता है, तो बेशक एक ही दफ़ा लिख लें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे इस तरह से इसलिए सही लगता है क्योंकि हर एक क्लियरली ज़रा कंपेयर हो जाता है। अब मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जनाब a, इसके अलावा प्लस b है, और एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। a की वैल्यू मुझे मिली हुई है, इसलिए मैं इसको 5/4 पुट कर लेती हूँ। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाय आइसोलेटिंग इट 1 माइनस 5/4। एलसीएम की हेल्प से इसको सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 4, सो दिस इज़ 4 माइनस 5 एंड दैट इज़ इक्वल टू b। 4 minus 5 is -1 divided by 4 is equal to b, and by the help of reflexive property you can say that b is equal to -1/4। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने कंपेयर किया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। अब मैं लिखती हूँ कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या आता है, x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -b और प्लस c, सो 3 इज़ इक्वल टू -b प्लस c, ठीक। b की वैल्यू आई हुई है, इसलिए हम इसको पुट कर लेते हैं। अच्छा, ये माइनस तो बाहर रहेगा। b की वैल्यू है -1/4 प्लस c, 2 माइनस आ गए हैं। पहले इसका मसला हल कीजिए, इसको पॉजिटिव 1/4 कीजिए प्लस c, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 1/4 प्लस 3, 1/4 को शिफ्ट करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। अगेन बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम दिस इज़ 12 minus 1 divided by 4 is equal to c, and this implies that it is 11/4 is equal to c, and this implies that c is equal to 11/4। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह से लिख लिया करें। अब आपके पास c, a, b ये तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ये थी ना आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेते हैं, x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x² + 3। अच्छा, a की वैल्यू पुट करनी है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 रहेगा। यहाँ पे b की वैल्यू b इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू डिवाइडेड बाई x² + 3, ठीक हो गया। a की वैल्यू आई थी 5/4, b इज़ -1/4 एंड c इज़ 11/4। ठीक है, अब ज़रा इसको अच्छी सी फॉर्म में लिख लेते हैं। एक तो इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये दूसरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ऐसे दूसरी बात ये कि
यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स हैं। पहले -1/4 इंटू एक्स को -1/4x की फॉर्म बना दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से 11/4 मैं इस तरह से लिखूँ, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। होल डिवाइडेड बाय एक बड़ा डिनोमिनेटर भी मौजूद है, x² + 3 उसमें रहेगा। अच्छा, अब आप ज़रा ये देखिए, ये दो अलग से छोटी छोटी फ्रैक्शंस हैं, इनको एक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको एक ही फ्रैक्शन बनाई जाए तो ये डिनोमिनेटर में 4 जो है वो, सॉरी ये x न्यूमरेटर में था, ऐसे है ये। अब ये क्या है कि डिनोमिनेटर में जो 4 आ रहा है, इसको मैं एक एलसीएम लेके लिख लेती हूँ, तो ये सिर्फ यूँ आ जाएगा 4, ठीक है। और न्यूमरेटर में आ रहा है -1 इंटू एक्स, तो इसको आप -x ही कंसिडर कीजिए, +11। और एक होल डिवाइडेड बाय, जो कि असल डिनोमिनेटर था बड़ा वाला, वो इस तरह से आ जाएगा। अब आपने दो डिनोमिनेटर्स से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया। डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। -x + 11 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ आप लिख देंगे, तो ये बनेगा 4 इंटू x² + 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और अजीब सा लग रहा है, वो ये कि टर्म के अंदर पहले माइनस साइन कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरतीब से नहीं लिखा होता। अगर हो भी तो तरतीब चेंज करके माइनस वाली टर्म को आगे कर दिया जाता है। यानी कि इसको मैं 11 - x लिख सकती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ा। x के साथ नेगेटिव साइन अभी भी मौजूद है और 11 के साथ पॉजिटिव साइन अभी भी मौजूद है। 4 इंटू x² + 3, और ये पॉजिटिव साइन इधर रह जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के साथ माइनस होता ना तो मैं कॉमन लेके बाहर एक ही दफ़ा लिख देती। बाकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कुछ मौजूद है वो एज़ इट इज़ रहेगा। And so this is your final answer. 5 divided by 4 into x minus 1 plus 11 minus x all divided by 4 into x² + 3। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।